बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज दो खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर जिसका ताल्लुक अरकान असम्बली तरक्याती फंड्स केस से है, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इख्तलाफी नोट लिखा। ये नोट है क्या? इस पर तबसरे के लिए पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब। और दूसरी अहम खबर, NA-75 डस्का इलेक्शन की है। बाई इलेक्शन जो वहाँ पर हुए, प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए। ये माजरा क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार अदील वड़ाइच हमारे साथ खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद से मौजूद होंगे। व्यूअर्स, पहली खबर जिसमें अरकान असम्बली तरक्याती फ़ंड केस, इस पर बात कर लेते हैं। और अजहर सदीक साहब पर जाने से पहले, ये इख्तलाफी नोट है क्या, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। चीफ जस्टिस ने ठोस वजूहात के बगैर जज पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया, ऐसा कहना है इख्तलाफी नोट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। वज़ीर-ए-आज़म का बयान, आइन के खिलाफ मुकदमे का इख्तिताम हैरानकुन था। सेनेट इलेक्शन से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को तरक्याती फंड्स देने का कहा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही वोटों की खरीदो फरोख्त का कह रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने तहकीकात की बजाय जज को शिकायत करिंदा बनाने की कोशिश की। तमाम जजेस के दस्तखत होने तक हुक्मनामा कानूनी नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने ही सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। दीगर 13 अफराद के साथ वज़ीर-ए-आज़म को भी फरीक बनाया गया था। अगर वज़ीर-ए-आज़म को फरीक बनाना वजह थी, तो फरीक बेंच के 3 जजेस भी थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा 3 जजेस भी बेंच में शामिल थे। तहकीकात की बजाय सुप्रीम कोर्ट जज को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने से रोका गया। 5 रुकनी बेंच की तश्कील और जस्टिस मकबूल बाकर को शामिल ना करने पर एतराज़ किया था। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ का तहरीरी या बाजुबानी जवाब नहीं दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक चीफ जस्टिस के जुबानी हुक्म पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया। और 10 फरवरी के हुक्मनामे में किसी जज को समाअत ना करने की हदायत शामिल है। व्हाट्सएप पर मिलने वाले दस्तावेजात खुली अदालत पर में जजेस और हुकूमती वकला को दी। इख्तलाफी नोट दस्तावेजात की तस्दीक ना होती तो बात वहीं ख़त्म हो सकती थी। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमा ना सुनने का मतलब है जज सिर्फ प्राइवेट केसेस सुन सकता है। इमरान खान को ज़ाती तौर पर नहीं जानता तो जानीदार कैसे हो सकता हूँ? जानबदारी का इल्ज़ाम इमरान खान खुद लगा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल उनके ज़ाती वकील नहीं है। आइन किसी जज को दूसरे जज के दिल में झांक कर जानबदारी का जायजा लेने की इजाजत नहीं देता। मुकदमे के फैसले से चीफ जस्टिस की साख पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी जज को कोई मुकदमा सुनने से नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ने भी तरक्याती फंड्स के ऐलान का नोटिस ले रखा है। व्यूअर्स, ये वो इख्तलाफी नोट है जिसने एक तूफान बर्पा कर दिया है और बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और अब क्या सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल हो गई है, ये बेंच कंट्रोवर्शियल हो गया है, या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने इस इख्तलाफी नोट के बाद द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे? इस पर तफसील से हम बात करेंगे। रुख करते हैं पाकिस्तान का। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, सर आपके वक्त का। मैं हाजिर हूँ हर वक्त इरफान हाशमी साहब। सर आप हाजिर हैं, लेकिन ये प्रिजाइडिंग अफसरान कहाँ गैर हाजिर हो गए। और दूसरी बात, इख्तलाफी नोट सामने आया, मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है। सर, इख्तलाफी नोट में दिल की तमाम बातें उन्होंने खुलकर लिखी हैं, कहीं नहीं है, खुलकर लिखी हैं। सर, कानून क्या कहता है? बहुत सारी चीजें और उन्होंने कोशिश की है जोर लगाने की। और सुप्रीम कोर्ट वर्सेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, ऐसा लग रहा है सर हमें। देखिए, मैं जो कि कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं पाकिस्तानी तारीख में पहला ये मामला देख रहा हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कई ऐसे काम किए हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे सवालिया निशान उठाए हैं, और मैं नहीं समझता कि जो उनकी अंदर की जो लड़ाई या ऐसे कोई मामलात अगर हैं भी, तो ये इस तरह ओपन आने चाहिए। मैं बड़ा दुःख और अफ़सोस हुआ सारा पढ़ के। कोड ऑफ कंडक्ट अगर पढ़कर आप देख लें, और मैं जो सबसे बड़ी बात करने लगा हूँ, द एसेंट नोट से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर दिया। आप हैरान रहेंगे, भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जब वो फैसला तो वो है, डाइसेंट नोट तो इख्तलाफी नोट होता है कि जो मामला आया उस पे इख्तलाफ क्या है आपका। आप अपने इख्तलाफी नोट से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर सकते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। और दोस्त तो मेरे कई, यानी मैं खुल के उतनी बात कर सकता, लेकिन टू सम एक्सटेंट इट माइट बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आर्टिकल 189 की वायलेशन है। आर्टिकल 204 को भी देखना पड़ेगा इस सारे कॉन्टेक्स्ट में। मैंने बड़ी कभी कोशिश की है। कभी कोई नजीर मौजूद है कि किसी जज की तरफ से इस तरह की
अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया हो, क्योंकि यहाँ पर बेंच का मामला था और एक जज ने जो लिखा बकौल आपके, जो आप कमेंट कर रहे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्या ऐसी कोई नजीर मिलती है सर? देखिए मैं नहीं, अब इस तरह का प्रेसिडेंट ये पहली दफा ही सेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर दे, जो कोर्ट फैसला कर दे, उस कोर्ट का फैसले का वो बाइंडिंग है, दूसरा उससे हट नहीं सकता, ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं और आप डाइसेंट नोट दे रहे हैं, डाइसेंट नोट दे रहे हैं या एडिशनल नोट दे रहे हैं। नोट लफ्ज है, नोट, ऑर्डर नहीं है। सिंगल जज का फैसला जो है ना, इट इज नॉट एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज के फैसले नहीं, इसमें बेंचेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बेंच फैसला करते हैं और बेंच लिखते हैं सारे मामले को सामने रखते हुए। अब जो वो लिखा है उन्होंने, डाइसेंट नोट जो लिखा है, उस नोट को सामने रख के मैं बात कर रहा हूँ। यानी उन्होंने 11 फरवरी यानी उन्होंने, हैरानकुन बात है, उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है 10 फरवरी को बाकायदा केस की समाअत हुई थी। 5 मेंबर बेंच ने केस सुना था, तो उन्हें एतराज था कि जस्टिस मकबूल बाकर इसमें क्यों नहीं है। मैं भी हैरान हूं कि ये जज साहब भी कोई इस तरह का एतराज है। बेंच का बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है, वो बेहतर समझते हैं क्या करना है। तभी तो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की कहीं ना कहीं वायलेशन नजर आती है। इसीलिए इस चीज को अगर आप सामने रख कर देखें तो ये, और फिर खत लिखना चीफ जस्टिस को। फिर इसी तरह आपको याद है जस्टिस काजी फैसल साहब वही हैं जो सदर को खत लिखे गए थे, फिर लीक हो गए थे। फिर सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कैसे बाहर आ गई, हालांकि वेबसाइट पे आई थी। फिर वो जो रजिस्ट्रार को खत लिखा, वो रजिस्ट्रार का खत बाहर आ गया, वो तो कॉन्फिडेंशियल था सारा, वो भी सारा सामने आ गया। अब भी अगर अगर मामला को सामने रखकर देखें, बड़ा सिंपल सा है। और यानी वो के एतराज नहीं उठाया किसी ने। में अटॉर्नी जनरल ने तो साफ कह दिया था, कंप्लेनेंट के हवाले से बात कर दी कि आप जो बात लेके आए, उनका ये इस तरह का व्हाट्सएप पे जो मैसेज अगर उन्हें आया था तो जाती हैसियत में आया था, तो वो जाती हैसियत में वो उन्हें सजेस्ट करना चाहिए था कि जिसने कॉन्फिडेंशियल भेजा था उससे कहते भाई आप सुबह दरखास्त दायर कर दो। यानी आप ये क्या कर रहे हैं, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जस्टिस हो रहा है कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 185(4)(3) की अगर इंटरप्रिटेशन को देखें आप, इसमें तो इसमें कई इबहाम मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने इस पे पहले भी तफसील से बात की, लेकिन जो सवाल यहाँ पर है, क्या जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कुछ कर सकते हैं? क्योंकि उनका ये रिएक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो इस आप कह रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने अदालत को एक तरह से चैलेंज किया है और उनकी जो तहरीर है उसमें ये एलिमेंट पाया जा रहा है। तो क्या कोई एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा या फिर इसे फैसले की हद तक, क्योंकि उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा है? नहीं 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 नहीं, आप जरा 27वां पैरा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, बड़ी मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं, लफ्ज ऑर्डर मान रहे हैं उसको, जो फैसला है। ऑर्डर तो कोर्ट का ऑर्डर होता है ना। द ऑर्डर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड कॉन्ट्ररी टू द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कोर्ट। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं एक जज, कह रहे हैं, और इलीगल कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलीगल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते बतौर सिंगल जज के ऊपर। सिर्फ यही बात नहीं है, अगर आप आ जाएं पैरा नंबर 38 के ऊपर, और आप वहां वहां देखे ना जी, वो क्या कह रहे हैं जी, कल मिल अपना क्यूमुलेटिव improprieties and illegalities, the order and the events leading up to it suffer from the following improprieties and illegalities। नहीं, आप क्या कर सकते थे, आप इजाफी नोट लेके आप प्रपोज कर सकते थे कि लेट दैट मैटर बी प्लेस बिफोर अ फुल कोर्ट या लार्जर बेंच। वो कोर्ट इस फैसले को, जो 5 मेंबर बेंच का फैसला अगर ना माना जाए, 4 मेंबर बेंच का फैसला माना जाए, तो 4 मेंबर का बेंच का फैसला भी अगर आप सामने रखकर देख लें, तो वो 4 मेंबर बेंच का फैसला जो है वो सेटिसाइड बड़े ने करना है। एक सिंगल जज नहीं सेटिसाइड कर सकता उस फैसले को। तो आपने तो बुनियादी तौर पर वो सारा कुछ काम कर दिया है, तो बड़े सवाल उठा दिए हैं। और बाद में कॉन्शियस की बात कह रहे हैं, बाद में सोच रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे देता। यानी खुदारा आज सारे मामले को देखें आप। आपने जो जाती लड़ाई बनाई हुई है, एसेट सारे आपके सामने आ गए। आपकी मिसेज वो ट्रेल ना दे सकी, आपके मिसेज ने क्या क्या काम किए, क्या क्या बातें की, जो राइटिंग लिखी, वो सारी रिकॉर्ड की चीजें मौजूद हैं। कंट्रोवर्सीज आप जेन में रख लें, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज किसने पैदा की हैं, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बड़ा शेकन हुई है इस मामले में।
और इसमें बिल्कुल। मेरा तो यहाँ तक ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को पूरे को सारे मामले को सीरियस टेकअप करना चाहिए। उनके खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चल रहा है, वो भी बिल्कुल टेकअप सही है। होना ये चाहिए। खैर ये तो वक़्त पे देखेंगे, क्योंकि ये एक इख्तिलाफी नोट आया था, उस पे आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी था। हमने तफ़सील से इससे पहले भी बात। बहुत शुक्रिया अदील आपके वक़्त का। जी, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। अच्छा अदील, ये क्या मामला हुआ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी एक वज़ाहती बयान जारी हो चुका है एन 175 के नताइज के हवाले से। लोग गायब हुए, किस वक़्त गायब हुए, फिर सुबह आ जाते हैं, शक-ओ-शुबा तो पाए जाते हैं। और अगर लीड को अगर आप देखें, तो लीड भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी नौशीन इफ्तिखार नून लीग की, उनके 97,588, जबकि पीटीआई के अली असद मलिक के 54,541 उस वक़्त। हाँ, तो और 23 पोलिंग स्टेशंस की नताइज अभी आना बाकी हैं। तो ये बताएं क्या हुआ क्या असल में ये? हाँ साहब, ये रात 2 बजे के करीब नताइज कानून के तहत आ जाने चाहिए थे, और जब 2 बजे का वक़्त गुज़र गया, तो रिटर्निंग अफ़सर को तशवीश हुई कि तमाम पोलिंग स्टेशनों के नताइज आ चुके हैं। तो ये 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो हैं, ये क्यों रुक गए हैं, क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने प्रिज़ाइडिंग अफ़सरान से राब्ता करने की कोशिश की, तो वो राब्ते में नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया। इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान और जो वो हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रात गए इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे कि नताइज जारी हों तो फिर वो जाएँ, घरों को जाएँ। सुबह 5 बजे उन्हें प्रेस रिलीज़ जारी करनी पड़ी कि ये रिटर्निंग अफ़सर ने बताया कि प्रिज़ाइडिंग अफ़सरान से राब्ता नहीं हो रहा। इसके बाद इन्होंने जो इंतज़ामिया पंजाब की, उनसे राब्ता करने की कोशिश की और इन्हें फ़ोन करने की कोशिश की, तो पता चला कि जो आला अफ़सरान हैं, आईजी साहिबान हैं, चीफ़ सेक्रेटरी साहिबान हैं, चीफ़ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। फिर चीफ़ सेक्रेटरी साहब से एक राब्ता हुआ, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से राब्ता हुआ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसके बाद वो भी अनअवेलेबल थे, उसके बाद वो भी अवेलेबल नहीं रहे। तो आईजी साहब से राब्ता नहीं हो पा रहा था, फ़ोन उनके साथ लैंडलाइन पे भी राब्ता नहीं हो रहा था। इस चीज़ ने शुब्बो-शुबात जो है इलेक्शन कमीशन की नज़र में पैदा किए, और फिर रिटर्निंग अफ़सर को बोला, आप वजह बताओ, क्या मामला क्या हो रहा है? तो रिटर्निंग अफ़सर ने कहा कि ये नताइज जो हैं जो सुबह 6 बजे के करीब बैग्स जो हैं वो पहुँच गए उसके पास। लेकिन उसे शक है कि हो सकता है इसमें टेम्परिंग हुई हो, क्योंकि वक़्त जो मुकर्ररा है वो गुज़र चुका है। अब वो बैग्स आ गए हैं, उन बैग्स का जायज़ा लेने के बाद और इन प्रिज़ाइडिंग अफ़सरान से वजूहात पूछने के बाद रिटर्निंग अफ़सर ने अपनी एक रिपोर्ट भिजवाई है और उसने कहा है कि उसे अभी तक कोई टेम्परिंग की चीज़ सामने नहीं आई, सिर्फ़ शक का इज़हार किया गया, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये आपने नतीजा जारी नहीं करना। अब ये नतीजा हम हुक्म करेंगे तो जारी होगा, क्योंकि मंगल को इस पे इजलास बुला लिया गया है, मंगल को इसकी अदालत लगेगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी सरबराही करेंगे और इसमें उस रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाएगा। हो सकता है रिटर्निंग अफ़सर को और प्रिज़ाइडिंग अफ़सरान को बुलाया जाए, मुतल्लिका जो फ्री कैन है उनको सुना जाए, क्योंकि मरियम नवाज़ ने ये कह दिया है कि पूरे हलके में मुतालबा कर दिया है कि इलेक्शन हो। हालाँकि पूरे हलके में इलेक्शन का तो मैं समझता हूँ जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि पूरे हलके में इलेक्शन जो है वो उस पर तो एतराज़ ही नहीं था, 20 पोलिंग स्टेशन का एतराज़ है। तो तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ये तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। अगर 20 पोलिंग स्टेशंस पर कोई इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो मार्जिन था विक्ट्री का उस वक़्त जो आ रहा था, जो एक गैप था 3000 वोटों का था, जब 20 पोलिंग स्टेशन 22 पोलिंग स्टेशन अभी रहते थे। तो 20 पोलिंग स्टेशनों की वजह से ये 7000 का मार्जिन जो है वो बढ़ गया। दूसरी जानिब पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं अली असद, उनके 7000 की लीड ज्यादा हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इस पे री इलेक्शन, वैसे तो ये मामला अब चूंकि सब जुडिस हो गया है, इसमें अब इलेक्शन कमीशन ही हतमी फैसला करेगा कि ये असल में ये हुआ क्या है। ये मंगल के रोज सूरत हाल वाजे हो जाएगी। ये नताइज रोक लिए गए हैं, नताइज मंगल तक जारी नहीं होंगे। अब 20 जो पोलिंग स्टेशंस हैं, इन 20 पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन हो जाने चाहिए अब वैसे ही, क्योंकि नहीं तो ये
धब्बा जो है, दाग है, वो तो लग गया है। ये लोग कहाँ थे, कहाँ रहे, क्यों लेट आए, इस पे अब मुतमिन करना पड़ेगा इनको, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और ये अदील जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मरीम नवाज साहबा की तरफ से, आपको लगता है ये कि जायज उनका मुतालबा है कि पूरे इलेक्शन को उन्होंने कहा कि हम इस पे यकीन नहीं रखते? इसका जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है कि ये वाकया हुआ, हमने ना इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, ना हमें पता है कि वहां पे क्या हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन आपके जरिए मिल रही है, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, कुछ लोगों का गायब हो जाना, और फिर दूसरी तरफ से बयान भी आ रहे हैं कि इन्हें फिरदौस आशिक अवान साहबा का आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि इन्हें पीटीआई के लोगों ने नहीं बल्कि दूसरी तरफ से जो है वो कहाँ रखा गया, इस किस्म के बयान भी हैं। तो अब ये मामला, जैसा आपने कहा ना कि ये सब्सिडीज मामला है, इसका फैसला होगा, लेकिन सियासी महाज के ऊपर बयानबाजी जारी है। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या इलेक्शन पूरे हल्के का दोबारा होना चाहिए, या फिर इस पर जरा रोशनी डालें? देखिए, पूरे हल्के का तो, या आप पहले इरफान हाशमी साहब मुझे ये बात बताएं कि आप पाकिस्तान के इलेक्शंस को खुद ग्राउंड पे जाके कवर करते रहे हैं, और आपने यहाँ की जो डायनामिक्स हैं ये है क्या, यहाँ के इलेक्शन की असलियत क्या है, और यहाँ माजी में कौन सी सियासी जमातें क्या करती आई हैं। ये जो सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, यहाँ का कल्चर क्या है, पोलिंग स्टेशन पे संदूकड़ियां उठा ली जाती थी, यहाँ से सर गोली बैलेट पेपर चलती जो है, है। गोली चली है ना, गोली चली है यहाँ पे। अच्छा, अब गोली चली, गोली, ये तो माजी के कल 2 चली। इलेक्शन बड़े पुरअमन हुए। ये तो फौज थी पोलिंग स्टेशन पर, ये फौज के बगैर इलेक्शन कराए हैं पोलिंग स्टेशन पे, तो देख लिया ना ये क्या हुआ। अब देखें, अब किसकी बात मानी जाए। ठीक है, इंतजामिया का इसमें कसूर बनता है, इंतजामिया को वक्त पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उनको अपने आप को अनअवेलेबल नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है, यानी कोई बईद नहीं है। ये कौन लोग होते हैं प्रिजाइडिंग अफसरान, बेचारे वो स्कूल टीचर या सरकारी मुलाजमीन, तो वहां इन सियासी जमातों की रूट्स तो है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ, ये कोई बईद नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये फैसला तो करना है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, कि ये लोग कहाँ गए थे, किसने गायब किए थे। हुकूमत की तो जिम्मेदारी बनती थी इनको प्रोटेक्शन देना, इनको वहां अपनी प्रोटेक्शन में पहुंचाना। लेकिन ये तो अब उनके स्टेटमेंट सुनने पड़ेंगे, उसके बाद देखना पड़ेगा कोई टेम्परिंग हुई भी है या नहीं हुई, या कोई और रीजन थी। आरटीएस की आपको जब, आपको लगता है, सॉरी, आपको लगता है कि जियो फेंसिंग होगी, इनके मोबाइल डेटा को चेक किया जाएगा, इनकी मूवमेंट क्या थी? क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस पे क्रिमिनल्स को ढूंढ लिया जाता है, उनकी मूवमेंट को चेक कर लिया जाता है। तो ये भी एक तरीकाकार हो सकता है जिसपे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसमें क्या बात है कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के मातहत हैं, जो आइन के आर्टिकल 220 के तहत, और वो तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज उसके अंडर हैं, और उनको वो हुक्म देना चाहिए, मुतलका इदारों को, वजारत दाखिला को कहना चाहिए कि इस सारे मामले पे देखें कि असल इशू क्या है। सूबाई वजारत दाखिला को ये तो तमाम, बल्कि उन अफसरान के खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक कमेटी बनाएगा मंडे को, वो कमेटी अपनी फाइंडिंग्स देगी। अगर कोई मुलव्विस अफसर हुआ, नेग्लिजेंस सामने आई, या इसमें कोई क्रिमिनलिटी का कोई उनसर सामने आया, तो एक्शन होगा। ये नहीं है कि उसको अनअटेंडेड जाने देगा, जी हो गया। इस पे मेरी इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम से बात हुई है, तो मंडे और ट्यूसडे को 2 चीजें वादे हो जाएंगी। एक, कि इलेक्शन कमीशन अफसरान से मुतल्लिक क्या फैसला करने जा रहा है, और दूसरा, मंगल को इस हल्के की जो किस्मत है कि इसका नतीजा जारी होना है, रीपोल होना है, 20 में होना है, सारे हल्के में होना है, 20 पोलिंग स्टेशन पे होना है, ये मंगल को सामने चीज आ जाएगी। एक नुकता ये भी बता दीजिएगा कि अगर नून लीग नहीं मानती इस इलेक्शन के नताइज को, सुप्रीम कोर्ट या किसी इस अदालत में लेके जाया जा सकता है नताइज को? देखें, नून लीग जो है वो वैसे भी मामलात को पॉलिटिसाइज कर रही है। वो इदारों पे नून लीग के कुछ रहनुमाओं की जानिब से किस तरह माजी करीब में अटैक किए गए, और वो तो वैसे ही चीजों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वो तो 2018 के इंतखाबात में भी क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए पॉलिटिकली तो बड़ा माहौल बन गया जी। देखें ये क्या हो रहा है अब। वहां पर फायरिंग क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, वहां पर फायरिंग तो नून लीग के लोगों की जानिब से भी की गई है।
तो इसका मतलब है कि जो पलड़ा है वो बराबर था दोनों जानिब। लेकिन जिसने भी गलत काम किया है, अगर ये प्रिजाइडिंग अफसरान को मतलब इस अंदाज में, लेकिन अब ये तो चीज सामने आएगी ना, जिम्मेदारी हुकूमत की बनती थी, सूबाई इंतजामिया की बनती थी उनको प्रोटेक्शन देना। लेकिन आप ये इल्जाम अभी नहीं लगा सकते कि जी ये इसमें हुकूमत ने या हुकूमत के लोगों ने उन प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ कुछ किया, ये तो नहीं आप कुछ कह सकते ना। ये तो आपको बताया कि ये सरकारी मुलाजमीन है, सियासी जमातों की रूट्स होती हैं, इस पे पूरी वर्किंग होती है, प्रिजाइडिंग अफसरान क्या कैसे काम करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान का ताल्लुक कहाँ होता है, जाहिर है वो उसी सिस्टम सोसाइटी में रहते हैं। ये तो आप उनसे ये सारे मामले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना। इतना सिंपल तो नहीं है कि आप किसी पर एक पर इल्जाम लगा दें। लेकिन 20 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रीपोल होना जो है वो इसको जो दाग लगा हुआ है इस पे, वो जरूर इसको मिटा देगा। बहुत शुक्रिया अदील, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।